नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि हम इतिहास पढ़ रहे थे तो कल इतिहास की पहले वीडियो आपको दी गई थी जो प्राचीन इतिहास से थी, तो उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास में ही। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देते हैं कि अगर कोई भी सभ्यता है वो कहीं विकसित होगी, कहीं पे भी रहेगी, तो वो ऐसी जगह चुनेगी जहाँ उसे खाना आसानी से मिल सके और पानी आसानी से मिल सके। तो जो भी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे तो वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित होंगी, नदी घाटी होगी आसपास, आप ये देखेंगे आप। तो एक बात और है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित और विकसित सभ्यता मानी जाती है। इससे विकसित होने का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, आप वहाँ की जो नगर व्यवस्था है उससे आप समझ जाएंगे। वहीं एक इसके विकसित होने का एक और कारण है कि ये सभ्यता जो थी ये कृषि पर आधारित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कृषि पर आधारित सभ्यता थी। वहाँ पे खेती की जाती थी, पशु पाले जाते थे। तो इससे पहले हम आपको ये हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करें तो हम आपको कल की वीडियो में थोड़ा सा रह गया था कि जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले कृषि कब की गई, इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो कृषि के सबसे जो प्राचीन जो हम लोगों को साक्ष्य मिले, जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था, प्राचीन साक्ष्य मिला था, वो मिला था 700 BC, लगभग आज से 9000 साल पहले मिला था। और ये मिला था बलूचिस्तान। कहाँ मिला था? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में भी पड़ता है। यहाँ पे हमें साक्ष्य मिला। थोड़े दिनों बाद ही एक और साक्ष्य मिल गया। वो साक्ष्य जो था इससे भी पुराना था। वो जो साक्ष्य मिला वो इससे भी पुराना था। वो था 8000 BC पुराना, और ये था लहुरा देव। लहुरा देव नामक स्थान पे मिला। ये था 800 BC के आसपास। और ये जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर वही दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पे ये मिला। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बात की जाए, इंडिया में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कृषि के प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव में, गौतम बुद्ध नगर में 800 BC पहले। लेकिन जो पहला साक्ष्य जो खोज लिया गया था वो खोजा गया था ये बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। और वहीं बात की जाए एक और साक्ष्य जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, जो चावल के सब प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो दोस्तों मिला हमें 6500 BC में। और ये जो मिला ये हमें मिला कोल्डी हवा नामक स्थान से। कोल्डी हवा, ठीक है। ये जो दोस्तों ये जगह है ये पड़ती है आजकल के इलाहाबाद के क्षेत्र में, प्रयागराज के क्षेत्र में, ये जो कोल्डी हवा क्षेत्र है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे हमें कैसे साक्ष्य मिले। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि तीनों काल की चित्रकारी जो मिली थी वो कहाँ पे मिली थी, कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी एक गुफा में जो पड़ती है MP में, भीमबेटका की गुफा में। और वही तीनों कालों के जो हथियार थे, औजार थे, वो कहाँ से प्राप्त हुए, वो हमने आपको बताया था मिर्ज़ापुर से मिले थे। वहीं बात की जाए एक साथ कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये आपको बताना था। ये मिले थे कश्मीर में मिले थे। कश्मीर में एक जगह है गुफकदाल, ठीक है। तो यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले किस चीज़ के? कृषि के और साथ में पशुपालन के, दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं दोस्तों। चलो ये दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज से हम अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता से जो है अभी तक जो था वो ज़्यादा टफ रहता है, अभी तक थोड़ा सा बोझिल था, लेकिन अब से जो आपको समझ में आएगा हड़प्पा सभ्यता, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का वीडियो। हड़प्पा सभ्यता आपको बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता, अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं आपको। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये सबसे सुव्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है, हम आपको बता ही चुके हैं। सबसे विकसित सभ्यता भी मानी जाती है। और इसके जो टाइम पीरियड है, इसको कब से मानते हैं, कब से इसका उद्भव हुआ, कब से कब तक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है दोस्तों 2500 BC से इसका जो है
हम लोग पढ़ते हैं 2500 BC से। इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, वो कोई 2500 बोलता है, कोई 2350 बोलता है, अलग अलग मत हैं। लेकिन एग्जैक्टली लगभग हम लोग लगभग 2500 BC से इसकी शुरुआत मानते हैं इस सभ्यता की। ये सभ्यता के बारे में हम आपको बता दें, आपको हम बता चुके हैं कि कल आपके बारे को हमने एक बताया था एक बात, एक इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला बांटा था आपको, दूसरा हड़प्पा को हमने किस श्रेणी में रखा था, हड़प्पा को रखा था दोस्तों हम लोगों ने आद्य इतिहास में। पहला था प्राक इतिहास, दूसरा था आद्य इतिहास। हम लोगों ने हड़प्पा को किस में रखा था, आद्य इतिहास में। और आद्य इतिहास की आपको हमने डिफिनीशन बताई थी, इसको हम कहाँ पे रखते हैं, आद्य इतिहास में। इसकी हमने आपको डिफिनीशन ये बताई थी कि ऐसा काल जिसमें हमें ना कोई हमें लिपि तो मिली है, ऐसा काल जिसमें हमें लिपि तो मिलती है लेकिन हमें उसे पढ़ नहीं सके, हम क्या नहीं कर सके, उसको पढ़ नहीं सके, हम लोग उसे पढ़ नहीं सके। तो ऐसे काल को हम लोग आद्य इतिहास में रखते हैं, हमने आपको बताया था। तो यही कारण है क्योंकि हड़प्पा में भी हमें लिपि मिली है, जो यहाँ पे लिपि मिली है दोस्तों वो चित्रात्मक है, चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक। मतलब कि कहीं पे मछली के चित्र हैं और कहीं पे ट्रायंगल है, कहीं पे गोला है, मतलब इस तरीके से भाव के अनुसार चित्र बने हुए, और आज तक हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। इसीलिए इसको हम कहाँ किस श्रेणी में रखते हैं, आद्य इतिहास में। और जिस दिन दोस्तों हम लोग इस लिपि को पढ़ लेंगे, अभी भी प्रयास जारी है, तो इस काल को हम लोग डाल देंगे ऐतिहासिक काल में। हमने ऐतिहासिक काल की डिफिनेशन बताई थी, ऐसा काल जिसमें से हमें लिपि मिली, भाषा मिली और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ऐसे काल को हम लोग किस काल में रखते हैं, ऐतिहासिक काल में। ठीक है दोस्तों। हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। वहीं यहाँ की हम मुद्रा के बारे में बताते हैं। यहाँ पे मुद्रा चलती थी, मुद्रा दोस्तों जो यहाँ की थी वो थी सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी हुई मुद्रा यहाँ पे चलती थी। यहाँ पे जो पहला पशु के साक्ष्य हम आपको बता ही चुके हैं, पहले पशु का जो साक्ष्य मिला है वो जो पालतू पशु है जिसको पाला गया वो कुत्ता था। वहीं यहाँ की बात की जाए तो ये सभ्यता सिंधु की सभ्यता भी कहलाती है, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जो हड़प्पा सभ्यता है, ये 4-5 नदियों के बीच में हमें मिलता है। अब इसकी खोजों की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी जो खोजें की गई हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वहीं दोस्तों इसकी खोजों की बात की जाए तो बहुत सी खोजें वहीं अलग अलग जो शहर हैं उनकी अलग अलग टाइम पे इनकी खोज की गई है। तो हम इसके पहले खोजों को बताएं, इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि जो भी आपको हमने एक बताया था कि जो भी सभ्यता मिलती है आपको किसी न किसी नदी के किनारे, घाटी के किनारे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ही आसानी से कृषि की जा सकती है, खाना पीना अच्छे से मिल सकता है, पानी मिल जाएगा। इसलिए जो भी सभ्यता होगी वो जो होगी वो किसी न किसी नदी घाटी के तट पर ही आपको मिलेगी, आप जो भी पढ़ेंगे। तो हम आपको ये पता होगा दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित जो भी सभ्यता है उसको माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। वहीं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो मानते हैं वो मानते हैं सुमेरियन सभ्यता को। और हम आपको बता दें कि कुछ सभ्यताओं के बारे में बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, और किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली। तो हम आपको बता रहे हैं पहली सभ्यता वांगो नदी, वांगो नदी के किनारे हमें कौन सी सभ्यता मिलती है, ये पड़ती है चीन में। तो इसके किनारे हम लोग मिली चीनी सभ्यता। वहीं एक है सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे हमें मिलती है हड़प्पा सभ्यता। वहीं एक है दजला फरात। दोस्तों इस नदी के किनारे, ये नदी जो पड़ती है दजला फरात, ये इस नदी के किनारे हमें मिली मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहीं एक सभ्यता की बात और की जाए, एक थी नील नदी की सभ्यता।
नील नदी के किनारे जो हमें सभ्यता मिलती है वो मिलती है मिस्र की सभ्यता। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के तट पर ही मिलती है, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज सिंधु नदी के तट पर स्थित जो भी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और दोस्तों हम एक बात अब आपको और बता दें कि जो सबसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है उसे बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता, जो सबसे पुरानी होती है। वहीं जो यहाँ पे जो हमें कोई लिपि मिली नहीं है, लिपि नहीं मिली क्योंकि हम लोग चित्र मिले हैं केवल, जो उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके लिखने का तरीका था, जो एक तरीके से बोल सकते लिखते किस शैली में लिखते थे, तो उसको बोलते हैं बुस्टोफेडन शैली। जैसे हम लोग एक अलग अलग शैली होती है हर लैंग्वेज को लिखने की। बुस्टोफेडन शैली का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, हम आपको बताते हैं इस शैली के बारे में। इस शैली से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए हम आपको इस शैली के बारे में बता रहे हैं, बुस्टोफेडन शैली। जैसे दोस्तों ये आपकी कॉपी है, तो आप जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। वही उर्दू जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। लेकिन जो हमने बताई आपको बुस्टोफेडन शैली, ये दोस्तों लिखी जाती है, आप बाएं से दाएं लिखेंगे लेकिन जब दाएं पहुंच जाएंगे तो आप दाएं से फिर बाएं आ जाएंगे, जब इधर पहुंच जाएंगे तो इधर से इधर पहुंच जाएंगे, इधर से फिर इधर आ जाएंगे। तो इस शैली को बोलते हैं दोस्तों बुस्टोफेडन शैली। तो इस शैली में ही हड़प्पा के लोग लिखते थे, चित्र बनाते थे। वहीं दोस्तों यहाँ बात की जाए सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो मिले हैं मछली के। इनकी जो शैली थी लिखने की, जो भाषा थी, जो लिखते थे लोग, तो उसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं मछली के और यू आकार की आकृति के सबसे ज़्यादा मिले हैं। वहीं बात की जाए यहाँ से हम लोग को 400 से 500 चिन्ह मिले हैं या सिंबल मिले हैं, या हम अक्षर भी बोल सकते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। अब दोस्तों वहीं दोस्तों हम बात करें जो भी खोजें हुई थी, प्रागैतिहासिक खोजें, वो किसके अंतर्गत की जाती हैं? हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। जो भी भारत में खोजें की जाती हैं वो की जाती है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। वहीं इस विभाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1860 ईस्वी में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इस विभाग का जनक माना जाता है। वहीं पहली जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट बुशफुट ने, इसलिए रॉबर्ट बुशफुट को मानते हैं प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भारत में। ठीक है दोस्तों, आपको ये नाम याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई वो भी इसी विभाग द्वारा की गई। एक टाइम पे था जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। वहीं जब इसकी खोज हुई हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जब खोज हुई तो उस टाइम पे इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के ही अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की। 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की। और दोस्तों हम बात की जाए खोजों की, तो आज़ादी के आधा जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, आपको पता होगा कि आधी नदी सिंधु नदी जो होती है कश्मीर से होते हुए जाती है, आधी जो नदी है वो इंडिया में रहती है, और आधी नदी जो होती है कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान में। तो आज़ादी के टाइम तक, मतलब 1947 तक की बात की जाए तो उस टाइम तक केवल 40 बस्तियाँ ही खोजी गई थी। कितनी? 40 बस्तियाँ। वहीं आज की बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कुछ 1500 प्लस बस्तियों की खोज की जा चुकी है, और सर्वाधिक खोजें इंडिया में ही की जा रही हैं। ठीक है, और इंडिया में भी बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा खोजें कहाँ की जा रही हैं? गुजरात में। सबसे ज़्यादा जो खोज हुई हैं गुजरात में हुई हैं। आज़ादी के बाद सबसे अधिक खोजें, जो कि 80% खोज हैं वो सिर्फ गुजरात में हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको बता दें, पाकिस्तान में भी आधा क्षेत्र आता है और आधा क्षेत्र इंडिया में भी आता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा खोजें कहाँ हुई हैं? गुजरात में हुई हैं। आज़ादी के टाइम तक लगभग 40 जो थी स्थल ये खोजे गए थे। और दोस्तों जो ये भी क्षेत्र मिलेंगे, तो इस क्षेत्र में लगभग आपको पता होगा
सबसे ज़्यादा जो बस्तियां हैं, एक हिमालय से निकलती है, एक जम्मू कश्मीर से होते हुए निकल जाती है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है, ये जाके अरब सागर में गिरती है। वहीं गंगा नदी की बात की जाए, ये इधर से निकल गई और ये इधर निकल गई। तो ज़्यादातर बस्तियां जो थी वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। गंगा और सिंधु नदी के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा बस्तियां पाई जाती हैं दोस्तों। और एक आपको बता दें, जो ये बस्तियां पाई जाती हैं तो इस क्षेत्र में आपको पता होगा बहुत सी सारी नदियाँ, एक सतलज नदी है, एक व्यास नदी है, एक झेलम है और एक चिनाब है। ये सारी नदियों के तट पर ही ये जो शहर हैं ये यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो भी सभ्यता मिलेगी कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे पानी होगा। इस प्रकार ये हमें जो भी क्षेत्र पढ़ेंगे, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी आ जाती हैं बस्तियाँ, और कुछ बस्तियाँ जो आती हैं इंडिया के क्षेत्र में आती हैं, जैसे राजस्थान हो गया। और इधर अब तो जो गंगा नदी है वो तो उत्तर प्रदेश तक है, तो उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे बस्तियों की खोज की गई है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके जो क्षेत्रफल की बात की जाए, अब हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए। जो दोस्तों ये सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में, ठीक है। तो जो इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो क्षेत्रफल था, जो शुरुआत में क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र पाया जाता था। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल बढ़ के हो गया है 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके बारे में बता दिया जाए कि जो भी सब यहाँ पे जो शहर खोज गए, जैसे हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, इसके बाद आपने जो 1922 में खोज की थी, 22 में खोज हुई थी किसकी, मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। तो जो ये शहर की खोज की गई तो इनका जो क्रम था, जो क्षेत्रफल का क्रम था कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, बड़ा जो एक तरीके बस्ती थी, उसके बारे में आपको बता दें। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसका क्रम पूछते हैं कि बस्तियों का जो क्रम है वो किस तरीके से है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं दोस्तों इसके पहले, इसका जो पहले जो अभी क्या बोलते हैं, जो इसका पहले क्षेत्रफल था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जो था वो बस्ती थी सबसे शुरुआत में। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक नए बस्ती की खोज हुई जिसका नाम है राखीगढ़ी। वो अब इससे भी बड़ी जो है वो बस्ती इससे भी बड़ी है, राखीगढ़ी। तो हम इसको याद करने की दोस्तों आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसकी ट्रिक है राम वीर, राम है वीर, राम है वीर। आप ये अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम क्या है। अब क्रम ही दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्रम पूछ लेते हैं कि क्रम क्या है। तो हम आपको क्रम बता दें। जैसे ये हो गया, रा से हो गया राखीगढ़ी, वही माँ से बात की जाए मोहनजोदड़ो, हाँ से हो गया हड़प्पा, और वीर से हो गया धौला वीरा। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी क्षेत्र थे वो इनका क्रम इस तरीके से, राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसके बाद हड़प्पा है, धौलवीरा है। और दोस्तों आप इस ट्रिक से जो है आसानी से याद कर सकते हैं जो भी मतलब कि यहाँ पे क्षेत्रफल किस तरीके से था। वहीं दोस्तों इसकी अब बात की जाए, थोड़ी सी स्थिति के बारे में बात की जाए, नगर नियोजन के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों यहाँ की जो सड़कें होती थी, हड़प्पा की जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। जो भी सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। और वहीं यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे समुचित जो है नालियाँ मिली हैं। और क्या बोलते हैं, और किसी भी सभ्यता में इतनी सफाई नहीं देखी जाती जितनी कि हड़प्पा में देखी जाती है। और लेकिन इसका एक अपवाद है, बनवाली एक ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ पे हमें नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नालियों के साक्ष्य कहाँ नहीं मिलते, बनवाली में। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अलग होता है, हट के होता है। अब सब जगह हमें पता है वहाँ पे नालियाँ मिली, लेकिन कहाँ पे नालियाँ नहीं मिली, बनवाली में नहीं मिली। दोस्तों अब हड़प्पा के नगर नियोजन के बारे में हम आपको बता दें।
हड़प्पा जो शहर था दोस्तों, जो हड़प्पा में जो भी जितनी भी बस्तियाँ हमें मिली हड़प्पा में, तो जितने भी शहर होते थे वो दुर्गीकृत होते थे, 2 भागों में भी मिलते थे, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग। और दोस्तों आपने हड़प्पा सभ्यता की आधारित एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में दोस्तों आपने देखा होगा कि एक क्षेत्र ऊंचा होता था जहाँ पे ऊंची जाति के लोग रहते थे, और एक क्षेत्र नीचा होता था जहाँ पे नीची जाति के लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो ऊंचा क्षेत्र होता था वो पश्चिमी क्षेत्र होता था, पश्चिमी क्षेत्र ऊंचा होता था। वही पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र जो होता था नीचा होता था, और यहाँ पे छोटी जाति के लोग रहते थे, यहाँ पे ऊंची जाति के लोग रहते थे। दोस्तों इसका एक अपवाद है, सभी शहर तो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन एक शहर जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये जो शहर है दोस्तों ये 3 भागों में बांटा गया। जैसे ये 2 भागों में हर जो भी शहर थे वो 2 भागों में थे, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में मिलता है हमें, और इस वजह से ये इस पे एक अपवाद बोल सकते हैं। ये 3 भागों में था, एक था उच्च भाग, एक था मध्य भाग और एक था निम्न भाग। दोस्तों इस तरीके से धौलावीरा जो था वो 3 भागों में हमें मिलता है। वहीं बात की जाए दोस्तों इसके बारे में, सड़कों के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि सड़कें जो होती थी वो समकोण पर काटती थी, और जो अब नालियों की जो के बारे में बता चुके हैं, नालियाँ जो थी वो सब जगह समुचित नालियाँ मिली हैं, लेकिन कहाँ पे नहीं मिली है, एक क्षेत्र बनवाली में इस नालियाँ नहीं मिली हैं। वहीं बात की जाए जो यहाँ पे सड़कें होती थी जैसे वो गलियों में खुलती थी। जैसे ये मेन रोड है, यहाँ पे ये घर है, ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बिल्कुल चित्र बना के समझा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था थी। तो ये मेन रोड है, ठीक है, ये गलियाँ हैं, ये घर हैं। तो दोस्तों जो भी घर थे उनके जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, इधर को खुलते थे, किसी भी घर का दरवाज़ा मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, जो भी होते थे। इसी वजह से वहाँ पे अभी आप हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा उपाय है जिससे भीड़ कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि जो भी ऐसे मेन रोड खाली रहती है कोई भी गाड़ी आसानी से चल सकती है, क्योंकि अगर मेन रोड पे दरवाजे खुलेंगे तो कुछ भीड़ भाड़ रहेगी। इसलिए जो भी दरवाजे थे खिड़कियाँ थी वो कहाँ के लिए खुलती थी, वो खुलती थी गलियों के लिए, और गलियों से होके हम लोग मतलब जो भी वासी थे हड़प्पा सभ्यता के वो मेन रोड में फिर ऐसे चलते थे। तो जो घर के दरवाज़ों की खिड़की थी और दरवाजे थे वो कहाँ पे खुलते थे, गलियों में खुलते थे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके आगे का हम अब कल देखते हैं। उम्मीद करते हैं जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब आज से थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाएं आपको और प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और अच्छी तरह से। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, हम उसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।